हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में लास्ट टाइम पे एवरेज एटॉमिक मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला सीख लिया था। अब हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। पहले एक टर्म समझते हैं डेंसिटी, कि ये डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी सबको पता होगा, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। तो चलो भाई लिखते हैं। तो देखो एक टर्म होता है डेंसिटी, आप इसको डेंसिटी भी बोल सकते हो या फिर एब्सोल्यूट डेंसिटी, मतलब ये डेंसिटी की एक्चुअल वैल्यू है। सो डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी, तो क्या होता है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। आप लोगों को ये करवाया क्या होगा, क्लास 9th में रहता है आजकल, मतलब आजकल क्या मतलब पहले भी रहता था। तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। ठीक है, यूनिट देखते हैं। मास का यूनिट केजी या ग्राम और वॉल्यूम का यूनिट ml या लीटर। तो अगर मास कम लेते हो, जैसे मास लेते हो ग्राम में, तो नॉर्मली वॉल्यूम होता है ml में। आप कुछ और भी ले सकते हो, मतलब अगर करना चाहो तो, पर कन्वर्ट मतलब लेते वक्त क्या है, इस बात को ध्यान रखना कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं एंड 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, ये कन्वर्जन आप यूज़ कर सकते हो। बाकी मतलब कन्वर्ट करना चाहो तो वैसे नॉर्मली अभी क्योंकि आप लोग नए नए हो, मतलब 11th में नए नए हो, तो नॉर्मली आपको भी ये इसी टर्म में ही आएगा, ग्राम पर ml में आएगा लिख के, या फिर आपको लिख के आएगा केजी पर लीटर। कोई और यूनिट मतलब हो सकता है केजी पर ml हो जाए, ग्राम पर लीटर हो जाए, ऐसा वैसे अभी नहीं आएगा, ये आपको आगे आएगा, क्योंकि अभी आपको ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है। तो मतलब कुछ भी कर सकते हो, बस कन्वर्जन ध्यान रखना। अगर लीटर की जगह ml लेना है तो 1000 ml लेना, अगर केजी की जगह ग्राम लेना है तो 1000 ले लेना, तो वैसे कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो वैसे अभी आपके लेवल पे वैसे अभी आया कि नहीं, तो बस ध्यान रखना ग्राम पर ml या केजी पर लीटर, कुछ और यूनिट आएगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया डेंसिटी। ठीक है, अब आगे एक सेकेंड, अच्छा डेंसिटी का बड़ा डेफिनेशन लिख लो, क्या होता है डेंसिटी, लिखो क्या होता है, मास ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम, प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। लिखो दैट इज मास विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो मास को लिया विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया पहला। अब इसमें सेकेंड टर्म लिखते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, आपको एक सब्सटेंस का क्या निकालना होता है, डेंसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो लिखो, नीचे लिखो, अगली हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो रिलेटिव डेंसिटी। तो लिखो क्या होता है, लिखो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू अदर सब्सटेंस इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। तो हम लोग एक सब्सटेंस का डेंसिटी निकालेंगे, मानते हैं कोई पहला सब्सटेंस था, विथ रिस्पेक्ट टू अदर सब्सटेंस। तो एक की डेंसिटी निकाल ले किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब दोनों का डेंसिटी डिवाइड करना है, तो ये होता है रिलेटिव डेंसिटी। जैसे आप मान लो पानी में, वाटर में अगर आप तेल डालते हो तो तेल क्या होता है, ऊपर फ्लोट करता है, तो मतलब कि ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर फ्लोट करता है, वाटर क्या होता है, हैवी होता है, वो नीचे बढ़ जाता है। तो वैसे आप बोल सकते हो ना कि डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर। तो वैसा ही है कि हम लोग एक सब्सटेंस की डेंसिटी निकालते किसी और के रेस्पेक्ट में। अब ये होता क्या है, ये यूनिटलेस होता है। अरे यूनिटलेस कैसे, दोनों का यूनिट कट जाएगा तो यूनिटलेस हो जाएगा। तो ये होता है आपके पास रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अब इसमें आगे एक टर्म होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इसको SG से बोल सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर आपने नीचे वाला डेंसिटी में वाटर ले लिया, तो फिर जो भी डेंसिटी आता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो नीचे लिखो क्या होता है, लिखो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी of water with respect to
डेंसिटी ऑफ वाटर इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो एक सब्सटेंस लेते हैं उसका डेंसिटी डी, कोई भी एक सब्सटेंस उसका डेंसिटी डी है, और नीचे क्या लेना है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब एक बात याद रखना है हमेशा कि जो डेंसिटी होता है वाटर का, वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर ml होता है। वैसे ये 4 डिग्री पे होता है, पर अगर आप टेम्परेचर चेंज भी करोगे तो जो उसमें चेंज होता है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, मतलब वेरी स्मॉल चेंजेस। तो आप हमेशा वाटर की डेंसिटी कितना लोगे, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। मतलब मान लो जैसे 25 डिग्री हो गया तो ये चेंज हो जाएगा, हो सकता है 0.999 हो जाए, तो नियरली 1 ही होगा वो। तो इतना अप्रॉक्सीमेशन केमिस्ट्री में चलता है वो। तो वाटर की डेंसिटी आप हमेशा कितना एज्यूम करोगे, 1 ग्राम पर ml, वैसे ही होता है 4 डिग्री पे, ठीक है। तो नीचे वाले की वैल्यू 1 रख दो भाई, तो ये क्या आ जाएगा, सीधा सीधा डी आ जाएगा बस। अरे ये 1 है ना, ये यहाँ पे इसको 1 रख दो तो डी आ जाएगा। पर इसमें बस एक बात को ध्यान रखना है, ये भी ग्राम पर ml होगा, ये भी ग्राम पर ml, मतलब दोनों का सेम यूनिट होगा, तो ध्यान रखना दिस इज यूनिटलेस, तो उसका यूनिट नहीं होता है, तो ये यूनिटलेस टर्म होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1, ठीक है। तो ये सारे टर्म आपको पता होने चाहिए। अब हम लोग इसमें आगे आते हैं, आगे एक टर्म समझते हैं, वेपर डेंसिटी। एक्चुअली मुझको जो बताना था वो ये बताना था, तो मुझे सिर्फ ये समझाना था, इसके लिए मैंने आपको शुरू के 2-3 टर्म बताए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स में आते हैं पर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या है, वेपर डेंसिटी। तो सबसे पहले देखो लिखा है वेपर, वेपर का मतलब गैस, तो ये क्या होगा, गैस का डेंसिटी, गैस के लिए लेना है। तो क्या है ये, एक गैस का डेंसिटी दूसरे गैस के रेस्पेक्ट में कहलाता है वेपर डेंसिटी। तो पहले कुछ बातें लिख लो इसमें, देखो वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर गैस, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए डिफाइंड, भाई आगे वेपर लिखा हुआ है, तो भाई वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर गैस, सिर्फ गैस के लिए डिफाइंड, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में है क्या भाई, एक गैस की डेंसिटी दूसरे गैस के रिस्पेक्ट में। तो नीचे लिखो क्या होता है, लिखो डेंसिटी ऑफ अ गैस with respect to density of other gas is known as vapor density। मतलब ये तो कुछ कुछ वैसा होगा ना रिलेटिव डेंसिटी जैसा। हाँ भाई वही है, एक गैस की डेंसिटी को दूसरे गैस की डेंसिटी से डिवाइड करना है, तो वही होता है वेपर डेंसिटी, ठीक है। पहला तो फॉर्मूला यही है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस 1 इज डिवाइडेड बाई डेंसिटी, इसको स्मॉल डी से चलो लिखते हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी कुछ भी लिख सकते हो, कोई वैसे फर्क नहीं पड़ता है। वैसे डेंसिटी का स्टैंडर्ड सिंबल रो होता है, रो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि जरूरत होता नहीं केमिस्ट्री में ज़्यादा, फिजिक्स में यूज़ ज़्यादा पड़ेगा डेंसिटी को, तो फिजिक्स वाले करवाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत थोड़ा सा यूज़ पड़ेगा, वो भी मैं इसमें स्टार्ट तो कर रहा हूँ, इससे बाद में कुछ और रिजल्ट आ जाएगा उससे हम लोग यूज़ करते हैं, तो केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता नहीं है सारा टर्म, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए अभी। तो गैस 1 को किससे करेंगे, गैस 2 से डिवाइड। तो ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वन गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ अदर गैस, तो ये आपके पास होता है वेपर डेंसिटी। अच्छा ये वेपर डेंसिटी होता है। अब चलो लिखते हैं, अच्छा गैस के लिए करते हैं, गैस से ध्यान रखना है। अच्छा डेंसिटी है ये, अच्छा डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अच्छा ये चल रहा है, अभी देखते क्या होता है। अच्छा मोल क्या होता है, मोल होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अरे मोलर मास मान लो गैस के लिए, अरे गैस नॉर्मली मॉलिक्यूल होगा, एटम भी हो सकता है, चलो तो क्या होगा, मास अपन मोलर मास, या मास अपन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट जो भी लिखना चाहो, मोलर मास जो भी लिखना चाहो, ठीक है। ये समझ लो कि मोलर मॉलिक्यूलर वेट जो भी समझना चाहो, ठीक है। मास अपन क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, या फिर मास अपन मोलर मास, ठीक है, ये होता है। अच्छा मास क्या हो जाएगा,
मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब और क्या कर सकते हैं, देखो गैस की बात चली, पहले से बोला गैस लेना है। हाँ, तो अच्छा गैस के लिए फॉर्मूला और बताया है, मोल इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अरे याद करो भाई, कुछ ऐसा बताया था ना, क्या होता है मोल इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, यही होता है। अब देखो इसमें है क्या, ये फार्मूला वैसे एसटीपी पे होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तब भी वैसे हम लोग जो अभी डिराइव करने वाले फार्मूला उसमें चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, ये हम लोग आगे कुछ दिन बाद एक चैप्टर आएगा गैसियस स्टेट करके, वहां पे समझेंगे। तो अभी आप लिख लो, क्योंकि अभी आपको यही फॉर्मूला पता है, पर और अगर टेम्परेचर प्रेशर चेंज होगा तो क्या होगा आगे समझेंगे। मतलब वैसे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कट जाता है, मैं पर फिर भी आप इसको लेके सॉल्व कर सकते हो। टेम्परेचर प्रेशर, अभी आपको टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, उसके बारे में आपको आगे आएगा। पूरा पूरा एक चैप्टर होगा, जैसे क्लास 9-10 में पढ़ाया जाता है ना कुछ बच्चों को, बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो सब आगे आएगा वो। ठीक है, तो अभी बस ऐसे ही कर देते हैं। अब इससे ऐसे लिखते हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू 22.4 अरे लीटर। ठीक है, मास को यहां रखते हैं और वॉल्यूम को यहां रखते हैं, दोनों को रख देते हैं। तो को रखने पे क्या होगा, मास क्या है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, और वॉल्यूम की जगह क्या आ गया, मोल इंटू 22.4। मोल से मोल देखो कट गया, देखा ये मोल कट गया, उसके बाद क्या बचा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 22.4। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस के लिए जो डेंसिटी होता है वो मॉलिक्यूलर वेट बाय 22.4 होता है। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट बाय 22.4 है तो उसका रिप्लेस कर देते हैं। तो पहले गैस के लिए करते हैं, देखो फर्स्ट गैस के लिए, तो पहले गैस के लिए करेंगे, अरे पहले गैस के लिए करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 1, अरे 1 का मतलब कि पहले वाले गैस का मॉलिक्यूलर वेट, अलग अलग गैस है तो उनका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा। मान लो एक CO2 हो सकता है उसका 44 होगा, एक O2 होगा, मान लो 32 होगा, तो अलग अलग गैस का अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट। और 22.4 ये तो कांस्टेंट नंबर है तो बदल ही नहीं सकता है। नीचे गैस 2 के लिए मॉलिक्यूलर वेट 2 अपॉन 22.4, ये कट जाएगा। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, ये होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वन गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड गैस। ये वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो ये वेपर डेंसिटी का सेकेंड फॉर्मूला, वेपर डेंसिटी क्या होता है, एक गैस का मॉलिक्यूलर वेट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अदर गैस। ठीक है, तो इसमें ये लिख लो पूरा, वो लास्ट फॉर्मूला इसमें नीचे लिखते हैं, लिखो it means that vapor density of a gas is molecular weight of gas. Vapor density of a gas is molecular weight of a gas with respect to molecular weight of other gas. ये इसका दूसरा डेफिनेशन है, मैं रिपीट करता हूँ, इट मीन्स दैट वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू अदर गैस। तो दो गैस के मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दो, आ जाएगा वेपर डेंसिटी। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला गैस है ये बहुत बार नहीं दिया रहता है। इवन कई बच्चों को अगर पूछो कि वेपर डेंसिटी क्या होता है तो लोग बोल देते हैं मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, तो वही कई बार नहीं दिया रहता है। जब नहीं दिया रहेगा तब क्या करेंगे, तब इसको हाइड्रोजन गैस एज्यूम करना है। जब नहीं दिया है तो दिया है तो वही लेना है भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ने बताया कि हाइड्रोजन गैस लेना है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। मैंने बताया अगर कोई गैस दिया है तो वो लेना है, वो नहीं दिया तब हाइड्रोजन गैस लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर जगह हाइड्रोजन गैस से लगा दिया, नहीं दिया तब। ठीक है, इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो इफ सेकेंड गैस, ये जो है इफ सेकेंड गैस इज नॉट गिवन ऑलवेज एज्यूम हाइड्रोजन गैस and molecular weight of hydrogen is 2.
एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 2। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है फिर, मॉलिकुलर वेट जिस भी गैस का करना है पहले वाले गैस का अपॉन क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो मॉलिकुलर वेट बाई 2 ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं सिंपल सा। फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 gas. Find the vapor density of SO2 gas with respect to methane gas. Find the vapor density of SO2 gas with respect to methane gas. तो ऐसे किसी का भी आ सकता है, तो अब इसको कर लेते चलो। तो वेपर डेंसिटी SO2 गैस, सल्फर का मास 32 होता है, ऑक्सीजन का मास 16, तो पूरा करोगे 64, और मिथेन का मास 16 होता है तो 4 आएगा। और वेपर डेंसिटी ध्यान रखना यूनिटलेस टर्म है, तो इसमें एक चीज नीचे लिखो वेपर डेंसिटी इज ऑल्सो अ यूनिटलेस टर्म, वो भी यूनिटलेस होता है। अरे मास बाय मास कट जाएगा ना, ये तो कोई यूनिट नहीं होता इसका। तो चलो भाई वेपर डेंसिटी हम लोगों ने निपटा लिया, ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे समझते हैं कुछ चीज़ों को, कुछ आपके बचपन के लॉ, जो मतलब देखो दो कहानी तो हर आदमी बचपन से सुनता रहता है साइंस में। पहला मास इज कंजर्व, दूसरा एनर्जी इज कंजर्व। पता हो या ना हो पर ये रट्टा सा मारा रहते हैं बच्चे। पूछो मास, हाँ सर मास कंजर्व है, और दूसरा एनर्जी, हाँ भाई कंजर्व है। ठीक है, तो वही लॉ जो पता है वही चलो एक बार और लिख लेते हैं। वो पता होता है पर जब आगे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा चैप्टर में तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं पहले से रिमाइंड करवा देता हूँ। ठीक है, तो वही करते हैं। आपके पास क्या बोला था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को कंजर्व करना है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो क्या है पता है, तो चलो लिखो इस पे। अरे ये वही लॉ जो बचपन से कहानी सुनते हैं, मास इज कंजर्व, मास इज कंजर्व, मास इज कंजर्व, वही मास इज कंजर्व। नीचे लिखो टोटल मास ऑफ अ सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज कंजर्व्ड। टोटल मास ऑफ अ सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन is always conserved. Mass can neither be created, cannot be destroyed. Total mass of substance is always conserved. ठीक है, टोटल मास हमेशा कंजर्व होता है। ये तो ठीक है। अब चलो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। नीचे लिखो इट मीन्स दैट total mass of reactant which is consumed in chemical reaction, जो कंज्यूम होगा वो, total mass of reactant which is consumed in chemical reaction is always equal to the total mass of product formed in chemical reaction, is always equal to the टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। तो जो भी टोटल मास बनता है उसके इक्वल होगा। मास कंजर्व है भाई, तो जितना रिएक्टेंट का मास उतना प्रोडक्ट का मास कंजर्व है। ठीक है, तो वही लिख लेते हैं। मास में कभी कोई गलती नहीं होगी। तो रिएक्टेंट जो कंज्यूम होगा, ठीक है, जो रिएक्शन में जाएगा वो हमेशा इक्वल होगा प्रोडक्ट जो बनेगा। मास कंजर्व है, मास कोई भी बदल नहीं सकता है। मास जो भी बनेगा, तो रिएक्टेंट का जो भी मास कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट का जितना मास बनेगा हमेशा सेम। अरे रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो हमेशा सेम होंगे। ठीक है, बस यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है भाई, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चलो हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं। और क्या हो सकता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion।
ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, मैं एक बार जरा प्रोपोर्शन का जरा स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ। एक्चुअल में कई बार मैं ऐसे वर्ड्स के स्पेलिंग भूल जाता हूँ। एक मिनट जरा वेट करते हैं। सही लिखा है? अच्छा, मैं बोला नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था शायद कुछ और हो। सही लिखा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक्चुअल में थोड़ा बहुत मैं कुछ ऐसे वर्ड्स की कभी कभी स्पेलिंग भूल जाता हूँ। एक्चुअल में है क्या कि मेरा लिटरेचर थोड़ा सा वीक है, मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। मुझे एक्चुअल में कोई चीज़ साइंस के बारे में बताए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये सब साइंस ही है। एक्चुअल में मुझे तुरंत समझ में आ जाता है, तुरंत ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। और जब कोई लिटरेचर की बात करता है, इंग्लिश या इवन हिंदी भी, तो थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ। तो वो अपना अपना इंटरेस्ट होता है। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब ये लॉ क्या कहता है, देखो मुझे पर्सनली जो फील होता है, ये तो सबसे बकवास लॉ, पता नहीं बनाया क्यों किया है। तो अब है क्या एक्चुअल में, स्टार्टिंग में जब मान लो साइंस डेवलप हो रहा होगा आज से 200 साल पहले, तो कोई काम नहीं था मान लो लोगों के पास। जैसे अभी भी लॉकडाउन में लोगों के पास कोई काम नहीं था, उसमें कोई काम नहीं है, तो लॉ बना रहे तो कुछ एक ये भी फालतू सा लॉ बना दिया। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, देखो आपके मन में कुछ क्वेश्चन आएंगे, सर पढ़ा के रहो, मतलब जब फालतू लॉ आपको पता है तो पढ़ा के रहो। देखो ऐसा कई बार बच्चे कहते हैं, सर जब फालतू क्यों पढ़ा रहे हो सर? उसका एक ही रीज़न है सिर्फ कि ये सिलेबस में है। सिलेबस में इसलिए पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में नहीं होगा नहीं पढ़ाएंगे। अब सिलेबस तो मैंने बनाया नहीं है, तो वो तो IIT या नीट वाले बना के रखे हैं या फिर बोर्ड वाले, तो उन लोगों से कहो हटा दे तो मैं भी पढ़ाना बंद कर दूँ। अभी मान लो मैंने नहीं पढ़ाया, बकवास लॉ है, कल पता चला एग्जाम में आ गया, तो आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया ही नहीं। तो मैटर ये नहीं करता कि बकवास से फालतू है या इंपॉर्टेंट है, मैटर ये करता है सिलेबस में है या नहीं है। सिलेबस में है तो पढ़ाना पड़ेगा, आ सकता है सिलेबस में से हट जाएगा, नहीं पढ़ाएंगे, बात खत्म हो गई। तो इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना कि जो पढ़ाया जा रहा है वो हो सकता है कई बार ज़्यादा सिग्निफिकेंट ना हो, आपको लगे कि अरे क्या फालतू है। तो मैटर ये नहीं करता फालतू है कि क्या है, मैटर ये करता सिलेबस में है या नहीं है, एग्जाम में आ सकता है या नहीं आ सकता है। अपने मतलब आपकी जो नज़र होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम पे होनी चाहिए, आपका टारगेट पे होनी चाहिए। सिलेबस में है तो करना है, सिलेबस में नहीं करना नहीं हटाओ, फालतू हटाओ, कोई जरूरत नहीं कुछ करने की। सिलेबस में है तो भाई करना पड़ेगा। पर्सनली मुझको लगता है बहुत फालतू ला है, मैं बताता हूँ। और ये तो कई बार क्लास 10 के बच्चों को रहता है, आप लोगों को रहा होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है समझते हैं? ये लॉ ऐसी बात कहता है जो सबको पता है, जो मतलब किसी को भी आपके घर पे मान लो काम वाली बाई आती है, उसको भी पूछोगे तो वो भी बोलेगा हाँ भैया यही बात है, तो सबको पता ही है। ये कहता है लॉ कि किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम रहता है। जैसे पानी, ये बोलता है कि पानी, आप पीने वाला पानी लो तब भी वो H2O होगा, नदी का पानी जाके ले लो, अरे बोरिंग से पानी ले लो तब भी H2O होगा, नदी का पानी लो तब भी H2O होगा, पॉन्ड्स का पानी लो तब भी H2O होगा। तो ये बात आपको काम वाली बाई को भी पता होगा, वो भी बोलेगी हाँ भैया मतलब बोरिंग का पानी लोगे तो ये भी वही, नदी का पानी भी लोगे, नदी का पानी तो बोलेगी वैसे अच्छा पानी है, उसकी पूजा करेंगे, पर ठीक है सब पानी। बोलेगी तालाब का पानी लो, यही है, समुद्र का पानी लो, सब लो, जो भी खारी समुद्र जो भी आप जिसका पानी लेना चाहो लो, क्या होगा H2O। मतलब फार्मूला कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो आप बोलोगे सर ये तो कॉमन सेंस, हाँ यही कॉमन सेंस है, पर मान लो आपको आ गया, मान लो कि आपके बोर्ड में क्लास 11 में आ गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो क्या लिखोगे? कॉमन सेंस, ये तो लिखोगे नहीं, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना क्या है। तो वही कि फॉर्मूला जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कहाँ से लिया गया है मॉलिक्यूल। जैसे नदी से लिया है पानी, कोई भी मॉलिक्यूल मान लो, जैसे कि CO2 गैस, CO2 गैस आपने एयर से लिया है, या किसी मेटल की कार्बोनेट, अरे पता होगा ना मेटल की कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हीट करते हैं CO2 बन जाता है, तो मेटल की कार्बोनेट से CO2 निकाला कि एयर से CO2 लिया, डजंट मैटर, वो फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला इज कांस्टेंट। तो यही होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, 10 में नीचे लिखो, लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल is constant. Molecular formula of a molecule is constant. It never depends on source from which molecule is taken. Source from which molecule is taken.
and method by which molecule is formed and method by which molecule is formed। वो सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है भाई, पानी तुमने समुद्र से लिया है कि मतलब तालाब से लिया है, भाई पॉन्ड से लिया, कहाँ से लिया है, डजेंट मैटर। फॉर्मूला क्या है H2O। और मेथड, अरे कैसे बनाया है, मतलब पानी आपने H2 प्लस O2 से मिला के बनाया है कि पानी आपने मान लो कि जैसे भाई वाटर वेपर है, अरे वाटर उसको कंडेंस करके बनाया है, या फिर पता होगा HCl प्लस NaOH से क्या बनेगा NaCl प्लस वाटर। कैसे बनाया डजेंट मैटर, फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, तो आप इसमें नीचे लिखो, देखो फॉर एग्जाम्पल भी लिख लो। देखो फॉर एग्जाम्पल लिखो, फॉर्मूला ऑफ वाटर इज ऑलवेज H2O। फॉर्मूला ऑफ वाटर इज ऑलवेज H2O। it never depends on method by which water is formed and source from which water is taken। ना सोर्स पे डिपेंड करता है और ना मेथड से, बस इतना बहुत है। मान लो एग्जाम आपको 3 मार्क्स का आ गया तो कहानी और लिख देना, फॉर्मूला ऑफ वाटर इज ऑलवेज H2O वेदर वी टेक वाटर फ्रॉम लेक, पॉन्ड, रिवर, अंडरग्राउंड वाटर, ऐसे लिख देना, कुछ भी हो गया। ठीक है, काम की बात तो मैंने बता दी सारी। ठीक है, हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा, और लिखा जाए 1-2 लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, बहुत मजेदार लॉ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसी बातें जो मैं कहता साइंस की बातें मुझे तुरंत समझ में आती है। थोड़ा लिटरेचर भले ही समझ में थोड़ा लेट आए, पर साइंस तो फटाफट कुछ भी हो, मतलब न्यूमेरिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। एक्चुअल में IIT में जाने के लिए एक्चुअल में 3 एग्जाम पास करने होते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 3 सब्जेक्ट को पढ़ना, इक्वल टाइम देना है। ठीक है, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, तभी आप IIT, अगर हम नीट के बच्चे हो तो बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इक्वल टाइम देना है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी, इक्वल टाइम देना। अगर आप चाहते हो आपको अच्छा कॉलेज मिले तो ठीक है, आप चाहते हो तो, नहीं चाहते तो कोई बात ही नहीं फिर। ठीक है, फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई 2 एलिमेंट ले लो, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट ले लो कार्बन और ऑक्सीजन, उसके मॉलिक्यूल बनाओ, क्या क्या बनेगा, CO और CO2। तो ये कहता है कि दोनों मॉलिक्यूल में जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज एक सिंपल रेशियो होगा। अब बोलोगे सर क्या बता रहे हो, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, तो लिखो, इसमें लिखो व्हेन 2 एलिमेंट, इसको ध्यान से लिखना मैं जो लिखवा रहा हूं, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म 2 और more molecule and form 2 or more molecule, then ratio of combination of both element, the ratio of combination of both element in all the molecule is always a simple ratio, is always a simple ratio। अरे सिंपल रेशियो रहा होगा मैथ में 9th, मतलब सॉरी 5th और 6th में, 9th में बहुत बड़ी क्लास बोलते, 5th 6th में रहता है सिंपल रेशियो। Then ratio of element in all the molecule is simple ratio। ठीक है, 2 या 2 से, मतलब 2 एलिमेंट है, कंबाइन हो रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल बनाते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो इनमें जो एलिमेंट का जो कंबाइन एनो का रेशियो होगा इन ऑल द मॉलिक्यूल वो हमेशा सिंपल रेशियो होगा। देन रेशियो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट इन ऑल द मॉलिक्यूल इज ऑलवेज अ सिंपल रेशियो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा।
देखिए देखो, जब भी रेशियो कंपेयर करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसमें क्या होता है, बाकी चीज़ें को सेम रखना पड़ता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। आप बोलोगे सर क्या बता रहे हो, चलो समझते हैं। होता ये, मैंने कई बार बोला होगा कि लोगों को लगता है क्लास 10th के बच्चों को कि उनका मैथ्स अच्छा है। अभी मैं देखो जो लिखने जा रहा हूँ उसे समझ में आ जाएगा। तो मैं पहले जो लिखने जा रहा हूँ, पहले आप इसको एक बार खुद से ट्राई कर लेना। CO एंड CO2, ठीक है। अरे कार्बन और ऑक्सीजन मिले, दो मॉलिक्यूल बने, CO और CO2, पता ही होगा बनता है लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में CO बनेगा, एक्सेस में होगा तो CO2 बनेगा। दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे। व्हाट इज रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये निकालेंगे। ठीक है, निकाल लो पहले, जो भी पढ़ाया गया है मैथ्स अप्लाई करो, निकालो पहले, निकालो भाई, खुद से ट्राई करो, निकालो पहले, फिर मेरे आंसर से मैच करना, फिर देखना कि आपने सही किया कि गलत किया। सही किया तो बहुत अच्छी बात है, गलत किया है तो कहीं ना कहीं आपका मैथ्स वीक रह गया। मैथ्स वीक है स्ट्रॉन्ग, क्लास 10 के मार्क्स बिल्कुल जज नहीं होता, नेवर। ठीक है, मैंने तो कम मार्क्स वाले को भी बहुत अच्छा करते हुए देखा है, इसलिए मेरा तो क्लास 10 तक के बोर्ड के सिस्टम पे बिलीव ही नहीं है। मतलब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने 62% मार्क्स वाले को IIT में मतलब 2000 के अंदर रैंक थी, 1900 रैंक 1900 रैंक लाते हुए देखा हुआ है। तो मतलब 62% के क्लास 10th में बच्चे के, और 98% मतलब यही नासिक की बात है, मतलब नासिक का टॉपर था बच्चा, नहीं हुआ IIT में। ऐसा नहीं कि मतलब, और भी नासिक के टॉपर को मैंने IIT में अच्छा रैंक लाते हुए देखा है, पर ऐसा भी देख रखा है कि 1 साल का नासिक का टॉपर बच्चे का नहीं हुआ IIT में। तो बोर्ड से बिल्कुल भी मैटर नहीं करता आपका रिजल्ट। ठीक है, आपको क्या आता है और आप आगे क्या करने वाले हो, क्लास 10 के बोर्ड से बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। जो ये 2 साल पढ़ेगा वही आगे अच्छा करेगा, बस बात खत्म हो गई। CO और CO2 का रेशियो निकालना है। आपके 10th में कितने मार्क्स आए मुझे कोई मतलब नहीं, इसका रेशियो सही आना चाहिए। अब चलो देखा जाए, जब मैंने इतनी कहानी सुना दी तो क्या है, पहले ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो दोनों में ऑक्सीजन का रेशियो 1:2, सही है, सब काया हो गई 1:2। अब कार्बन, एक कार्बन 1:1, गलत है। 1:1 निकाला, इसका मतलब कि भाई मैथ्स कहीं ना कहीं वीक रह गया। ठीक है, 1:1 नहीं है। तो आप बोलोगे सर फिर क्या है, वही तो भी समझते हैं। देखो इतना सिंपल मैथ्स होता है 1:1, तो हर इंसान पता है IIT ही चला जाता है। इतना सिंपल तो होता नहीं, कुछ ना कुछ तो डिफिकल्टी होगी। इतना सिंपल अगर होता तो कोई भी निकाल लेता, इतना सिंपल होता तो ऑटो रिक्शा चलाने वाले या जो आपके घर पे काम वाली बाई आती वही निकाल लेती, वो भी बता देती भैया एक है तो 1:1, वो भी बता देती। तो फिर आपका क्या फायदा हुआ, तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ना ये। तो देखते हैं क्या है, 1:1 गलत है, फिर क्या है। आप जब किसी चीज को कंपेयर करते हो, मान लो किसी भी चीज को कंपेयर करते हो, तो बाकी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, सेम करते हैं। बाकी चीजों को सेम का मतलब, देखो यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो ऑक्सीजन कितना था 1, ऑक्सीजन कितना था 2, तो ऑक्सीजन की वैल्यू आ गई। मतलब कि आपको जब ऑक्सीजन निकालना था तो कार्बन को सेम करना था, तो आपने कार्बन को सेम रखा और ऑक्सीजन की वैल्यू आ गई। अब वैसे अगर आपको कार्बन निकालना है तो ऑक्सीजन को सेम करना पड़ेगा भाई। अगर आपको मतलब देखो ऐसा होता है कि आप बोलोगे कार्बन कंबाइन हो रहा है, पर जो कंबाइन जिससे होता है उसका मास तो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अलग अलग है ना ये, तो कार्बन कैसे निकलेगा। तो अगर आपको देखो ऑक्सीजन का रेशियो निकालना होता है तो कार्बन को सेम करना होता है। जब दूसरा वाला सेम होगा तभी पहले वाले का रेशियो आएगा। अगर आपको कार्बन निकालना है तो आप ऑक्सीजन को सेम करोगे। ऑक्सीजन सेम कहाँ है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो कंपेयर ही नहीं हो सकता। तो जब भी रेशियो निकालते हैं तो पहले क्या होता है, दोनों वैल्यू को सेम किया जाता है। तो अब देखो मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि मैथ्स है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो देखो क्या होगा, C2O2, अरे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया C2O2। अब देखो क्या है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन कंबाइन होता है, और ये 2 ऑक्सीजन के साथ 1 कार्बन कंबाइन होता है। मतलब 2 ऑक्सीजन के साथ 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन। तो अब दोनों में क्या ऑक्सीजन सेम है, जब ऑक्सीजन सेम है तो कार्बन का रेशियो 2, अरे 2 और ये 1। तो अगर आपको ध्यान रखना है, अगर ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है तो कार्बन सेम करना होता है, अगर कार्बन निकालना है तो ऑक्सीजन सेम करना है।
रेशियो तभी निकलता है किसी भी सब्सटेंस का जब बाकी सारी चीजें सेम होती है। ये एक्चुअल में बेसिक मैथमेटिक्स है जो लोगों को बताया जाता है कि जब रेशियो निकालते हैं तो बाकी चीजों को सेम किया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें नीचे लिखो। जैसे मैं कुछ एक टर्म समझा देता हूँ। आपने कई बार पढ़ा होगा, ऐसा लिखा रहता है 1:3/2 ठीक है। तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करते? उसके पीछे रीजन ये है, देखो इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो भाई सबका डिनोमिनेटर तो 1 ले लो ना, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये क्या हो जाता है 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 से 2 कट जाएगा 3 और ये 4। अब सबका डिनोमिनेटर 1 है, तो जब रेशियो निकालते तो सबका डिनोमिनेटर क्या कर लेते हैं सेम। वैसे ही जब आपको रेशियो निकालना है, जब कार्बन का निकालना है तो ऑक्सीजन को सेम लो। ठीक, ऑक्सीजन को सेम लेना होता है। अब इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो व्हेन रेशियो ऑफ वन एलिमेंट इज रिटन, when ratio of one element is written, then other element must be constant, ब्रैकेट में लिखो must be same। अगर आपको किसी एलिमेंट का रेशियो निकालना है तो अदर एलिमेंट जो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर सेम होना चाहिए। ठीक है, रेशियो ऑफ वन एलिमेंट इज कैलकुलेटेड देन अदर एलिमेंट मस्ट बी कांस्टेंट, या लिख लो सेम। इस बात को ध्यान रखना, दूसरे वालों को कांस्टेंट या फिर सेम लेना होता है। चलो और एग्जांपल समझ लेते हैं। बड़ा एग्जांपल करते हैं भाई, सब तो छोटे मोटे एग्जांपल। बड़ा करें कुछ, नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स NO2 और क्या होता है N2O, और क्या हो सकता है इसमें NO2 और N2O ले लेते हैं, और इसमें क्या ले सकते हैं, बस यही तो बहुत है। चलो इन्हीं दोनों में कर लेते हैं। चलो नाइट्रोजन के रेशियो निकालते हैं, नाइट्रोजन के रेशियो। ठीक है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, सॉरी नाइट्रोजन के रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो सेम ही नहीं, अगर नाइट्रोजन का निकालना है रेशियो तो ऑक्सीजन मस्ट बी सेम। 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो अगर आपको उसको 2 ऑक्सीजन करना है तो इसको क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 और 2। अगर नाइट्रोजन का रेशियो निकालना है, नाइट्रोजन का रेशियो, तो ऑक्सीजन मस्ट बी सेम, तो ऑक्सीजन सेम हो गए। तो देखो एक नाइट्रोजन यहाँ पे 4, तो क्या होगा 1:4। अगर नाइट्रोजन का रेशियो निकालना है तो ऑक्सीजन दोनों में 2 और 2, ऑक्सीजन को सेम करना है। ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए, तो ऐसा आप कर लेना रफ में। ठीक है, अब ऑक्सीजन के लिए, अगर ऑक्सीजन का रेशियो निकालना, ऑक्सीजन का, अच्छा तो ऑक्सीजन का रेशियो निकालने के लिए नाइट्रोजन सेम होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 1, मतलब नाइट्रोजन सेम नहीं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो N2O4 सेम नाइट्रोजन हुआ, तो ऑक्सीजन का रेशियो 4:4। अगर नाइट्रोजन का रेशियो निकालना है तो ऑक्सीजन सेम होना चाहिए, ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है तो नाइट्रोजन सेम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो चलो अब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। फाइंड अच्छा देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन FeO, Fe2O3 and Fe3O4. Find the ratio of iron and oxygen in FeO, Fe2O3 and Fe3O4. हमें इसमें आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है। अच्छा अब चलो सिंपल एलसीएम तो पढ़ाया गया होगा ना, ये अब बोलोगे सर नहीं पढ़ाया गया, मतलब पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं सर एलसीएम में नहीं आता, तो एलसीएम तो आता ही होगा। वैसे एलसीएम जो पढ़ाया गया उसका यहाँ पे यूज कर लेना। ठीक है, आयरन का रेशियो निकालना, आयरन का। ठीक है, ऑक्सीजन सब में सेम होना चाहिए, यहाँ 1 है, यहाँ 3, यहाँ 4, 1, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12। अरे भाई 12, तो आयरन निकाले तो ऑक्सीजन मस्ट भी सेम, तो हमें 12 करना होगा ऑक्सीजन, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर Fe12O12, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो Fe8 और O12, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो Fe9 और O12। ऑक्सीजन मस्ट भी सेम, तो आयरन का रेशियो 12:8:9, तो जिसका रेशियो निकालना है बाकी सेकंड एलिमेंट का वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड ऑक्सीजन के लिए,
तो ऑक्सीजन के लिए अगर निकालना है रेशियो तो आयरन मस्ट बी सेम 1 2 और 3 1 2 3 कैल्शियम 6 इसको 6 से मल्टीप्लाई करो Fe6O6 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे Fe6O9 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे Fe6O8 देखो आयरन सब में सेम है ऑक्सीजन का रेशियो 6:9:8 तो ये रेशियो निकालने का मेथड होता है यही था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो अगर आपसे किसी का रेशियो पूछा है तो बाकी सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए अगर दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल बनाते हैं दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इनका कंबाइन होने का रेशियो एक सिंपल रेशियो होता है और उसको ये निकालने का तरीका होता है ठीक है तो उनका जो कंबाइन होने का रेशियो होगा सिंपल रेशियो निकालना है ठीक है तो ये हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ठीक है अब चलो एक और लॉ लिख लेते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन देखो ज्यादा काम हम का है नहीं भाई लिख लो सिलेबस में है अब क्या है पहले इसको समझ लो कुछ एलिमेंट ले लो कोई भी 2-3 एलिमेंट जो आपको पसंद हो अरे वही ले लेते जो भाई ज्यादा ही आते कौन कौन से कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ठीक है कार्बन और ऑक्सीजन का स्टेबल मॉलिक्यूल लेना सीओ बोलोगे सर सीओ भी बना सकता है स्टेबल मॉलिक्यूल क्या होता है CO2 ठीक है इनके कंबाइन होने का रेशियो अरे 1:2 ये 1 है और ये 2 ठीक है मतलब कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 और अगर आप इसको लोगे तो क्या बनेगा H2O ठीक है तो ऑक्सीजन वही ये देखो हाइड्रोजन 2 और आपके पास ये 1 मतलब ये क्या कहता है कि अगर ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है किसके साथ कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ और दोनों में जो कंबाइन होने का रेशियो सिंपल रेशियो देखो 2:1 H2O में है ना ये 2 और ये 1 और 1:2 ठीक है ये है तो बोलता है कि अगर वो दोनों एलिमेंट कौन कौन से कार्बन और हाइड्रोजन जो अगर ये आपस में कंबाइन हो गए तो इनको कंबाइन होने के रेशियो पे 1 सिंपल रेशियो होगा बस यही लॉ है थोड़ा अजीब सा है पर यही है मतलब देखो क्या कहता है पहले समझ लो कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हो मैंने सपोज करता ऑक्सीजन ले लिया बोलता है कि अगर एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन होता है और दो मॉलिक्यूल बनाता है अरे दो अलग अलग ये अलग मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल बनाना स्टेबल ठीक है इस बात का ध्यान रखना है तो दो मॉलिक्यूल बनाता है और उसमें अगर कंबाइन होने के रेशियो सिंपल रेशियो जैसे 1 सिंपल रेशियो 1:2 1:3 2:3 ऐसा सिंपल रेशियो है देन अगर अदर दोनों एलिमेंट वो जो बाकी दोनों एलिमेंट अगर वो आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके भी कंबाइन होने के रेशियो सिंपल रेशियो होता है यही ये लॉ कहता है ठीक है तो इसमें नीचे लिखो क्या होता है आप अगर ये डायग्राम ड्रॉ कर दोगे तो आपका जो भी अगर मान लो बोर्ड एग्जाम है तो टीचर इसे भी मार्क्स दे देगा कि आपको चलो पता है ठीक है तो इसमें नीचे लिखो when one element combined with two 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 other element then ratio of combination in both the molecule is always a मतलब the ratio of combination in both the element if is simple ratio मैं रिपीट करता हूँ क्या बोला if ratio of combination of element in both the molecule if is simple ratio then if other two element also combine together then ratio of combination of element in molecule is also a simple ratio the ratio of combination of element in molecule is also a simple ratio ठीक है कोई और भी मॉलिक्यूल ले सकते हो
चलो कोई और ले लेते हैं, जैसे क्या लोगे, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसा कोई भी ले सकते हो, मतलब चेंज करके। तो इससे बनता है SO2 1:2, इससे बनता है H2S एक्चुअल में 2:1 सिंपल SO, और इससे बनता है H2O 2 सिंपल SO है, ठीक है। तो अगर दो एलिमेंट, मतलब अगर एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन होता है, दो मॉलिक्यूल बनाता है, और दोनों मॉलिक्यूल में जो रेशियो है वो सिंपल रेशियो है, मतलब इफ रेशियो ऑफ एलिमेंट इन बोथ द मॉलिक्यूल इज सिंपल रेशियो, इफ ये चीज लिखना चाहो लिख लो, इफ रेशियो ऑफ एलिमेंट in both the molecule is simple ratio, then ratio of element in other molecule is also a simple ratio। तो वहाँ पे सिंपल रेशियो, तो थोड़ा अजीब सा लॉ है, इसका कोई एक्चुअल में नीट या जेई में कोई यूज़ है नहीं, पर बोर्ड के लोगों में पूछा जा सकता है। वैसे ज़्यादा यूज़फुल लॉ है नहीं, मतलब मुझे तो एकदम बकवास लॉ लगता है, किसी काम का है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें हो गई। अब हम लोग एक दो टर्म और समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या करने हैं, मोल का एप्लीकेशन। तो एक दो टर्म और मतलब समझ लेते हैं। तो एक टर्म इसमें अब थोड़ा अलग चलते हैं, और मतलब पहले जो कर उससे अलग चलते हैं, कुछ एक दो टर्म और समझते हैं। एक टर्म होता है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में जो होता है, न्यूक्लियस में उसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, अरे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियॉन क्या होता है, देखो विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियॉन क्या होता है, विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और क्या होता है प्रेजेंट, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम को न्यूक्लियॉन बोलते हैं। यही आपके पास होता है मास नंबर। ठीक है, ये वर्ड मैंने लिखवा दे, नहीं तो कभी आपको मिल जाए न्यूक्लियॉन तो आप बोलोगे सर बताया नहीं। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन क्या होता है, मास नंबर ही होता है, जो क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। ठीक है, अब एक टर्म समझते हैं इसमें, राम। तो नीचे लिखो राम, रिलेटिव एटॉमिक मास। राम कह दो या रैम कह दो, वैसे राम है ये। ठीक है, बात की रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, ये क्या होता है, अरे रिलेटिव रिलेटिव आ रहा है। रिलेटिव का मतलब कि एक का मास दूसरे के रेस्पेक्ट में। अच्छा, किसके रेस्पेक्ट में, तो देखो इसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाया था, बस आप स्टोरी एक मिनट सुन लो, मेंडेलीव्स ने। तो मेंडेलीव्स ने क्या है कि जो मास निकाला वो निकाला विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन पहला एलिमेंट था, तो उसने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाला। बाद में चल के मतलब क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोगों ने हाइड्रोजन की जगह ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए, देखो हाइड्रोजन के लिए ऐसे नहीं क्योंकि पहला एलिमेंट था, बाद में लोगों ने ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन क्यों ले लिया, क्योंकि अर्थ में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। तो अर्थ में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, तो उसने ऑक्सीजन ले लिया, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने। फिर आगे चल के एक कमेटी बनी, अरे जिसका नाम सिर्फ नॉमेनक्लेचर देना नहीं है, केमिस्ट्री में कुछ भी होगा तो यही डिसाइड करता है। इसका नाम है IUPAC। क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कोई भी रूल आएगा यही डिसाइड करता है। तो इसने बोला कि भाई ऑक्सीजन नहीं, कार्बन लेना है। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री के जो भी मॉलिक्यूल है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अभी जैसे कोरोना वायरस के चक्कर में देखो लोग मतलब अभी कहीं जा नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। किस चीज़ का वेट करी, पूरी दुनिया पिछले 5-6 महीने से किसका वेट करी, सिर्फ वैक्सीन का। वैक्सीन जो भी आएगा फार्मूला पर देखना बनेगा क्या, ऑब्वियस कार्बन से बनेगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही होगा, कार्बन से बनेगा। तो कार्बन के बिना तो लाइफ इमेजिन ही नहीं हो सकता भाई। हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मेनली किससे बनते हैं, कार्बन से बनते हैं। तो हमारे लाइफ में कार्बन का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो इसलिए बाद में लोगों ने कार्बन को मतलब देखो मैंने नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने समझा कि कार्बन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ऐसा स्टैंडर्ड रेफरेंस ले लिया। ठीक है, तो क्या होता है इसमें नीचे लिखो, क्या होता है ये लिखो, रैम में नीचे लिखो, मास ऑफ अ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू 1/12
with respect to 1/12 mass of C12 isotope of carbon with respect to 1/12 mass of C12 isotope of carbon is known as relative atomic mass। तो यही कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। हाँ चलो लिख लेते क्या होता है। लिखते राम क्या बोल रहा है वही करते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम नीचे क्या होगा? 1/12 मास ऑफ C12 एटम। C12 एटम को लेना है, ठीक है। देखो मास ऑफ एन एटम क्या होता है? मास नंबर या mu, ठीक है। ये क्या होता है? सिंपली मास नंबर इनटू mu, एटॉमिक मास यूनिट। अरे ये तो पहले दूसरे लेक्चर में बताया। दूसरे लेक्चर जाकर देखो एक बार आ जाएगा। मास नंबर इनटू mu 1/12 मास ऑफ C12, तो C12 एटम का मास होता है 12 mu। तो देखो एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप हाइड्रोजन लोगे, हाइड्रोजन अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो यहाँ पे ये 1/1 होता। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होगा तो ये 1/16। जिसका मास लोगे उसी के 1/something से डिवाइड करना है। अगर मान लो सोडियम होता तो ये 1/23, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये कट जाएगा और mu से mu भी कट जाएगा, तो ये तो मास नंबर ही बचा। ये और ये एक ही है, मतलब जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वही न्यूक्लियन होता है, वही मास नंबर होता है, वही रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। मतलब अलग अलग नाम रख रहे हैं और कुछ नहीं, मतलब सोचा कुछ और निकलेगा, निकला यही। तब इसमें कुछ था ही नहीं, ये तो पता है मास नंबर, तो वही होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। वैसे बुक्स में, मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये फॉर्मूला लिखा होता है। देखो मैंने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। तो ये से यही बनता है, ठीक है। तो इस टर्म को लेके कहीं कंफ्यूज मत होना, कहीं लिख जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, अरे ये और ये एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। ये बोलेगा यह निकाल देना, आ जाएगा मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। जिसके बारे में लेक्चर नंबर 2 में बता रखा है, जिसको न्यूक्लियन में बोलते हैं। तो नीचे लिखो, इसमें लिखो, इट मीन्स दैट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, relative atomic mass of an element is always equal to the mass number of element। तो relative atomic mass किसके इक्वल होता है? is always equal to the mass number of element, ठीक है। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में मोल का जो बेसिक वाला पार्ट अब कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे? मोल के एप्लीकेशंस।